नमस्कार। आज सरकार पूरी तरह लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, संकल्पशील है। वर्तमान में सरकार द्वारा लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, इसी तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं सिविल सर्जन साहब डॉक्टर उमेश चंद शर्मा। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर ये बताएं कि वर्तमान में सरकार पूरी तरह संकल्पशील है कि लोगों का बेहतर स्वास्थ्य हो, तो इस दिशा में किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं? नमस्कार, मैं सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर डॉक्टर उमेश चंद शर्मा मुजफ्फरपुर से। स्वास्थ्य के बारे में भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों का सतत प्रयास रहा है, जिसका परिणाम हुआ है कि आज हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं काफ़ी बढ़ गई है। हर एक स्तर पर, चाहे मैटरनल हेल्थ का हो, माँ का स्वास्थ्य का हो, या शिशु का हो, या टीबी का इलाज का हो, या कालाजार का इलाज का हो, मलेरिया फलेरिया का इलाज का हो, जो भी हो या इमरजेंसी हो, सभी में मानक के हिसाब से हमारा इलाज पूरे बिहार में, खास करके मैं अपने ज़िला के बारे में संबंधित हूँ, मुजफ्फरपुर में लोगों को देने में मैं सफल हो पा रहा हूँ। जहाँ तक मैटरनल हेल्थ का सवाल है, एक सपना हुआ करता था कि 100% प्रसव जो होगा अस्पताल में होगा, लेकिन आज मेरी परिकल्पना हो गई है कि 100% महिलाओं का प्रसव जो है सरकारी संस्था में संस्थागत प्रसव कराने का प्रयास हो, जिसके कड़ी में सबसे पहले एम्बुलेंस का शुरुआत हुआ 2006 से ही NHM आया उस समय से, जिसमें आज हर एक PSC में 3-3 एम्बुलेंस हमारी उपलब्ध हैं। जैसे ही प्रसव पीड़ा से ग्रसित होती है कोई माँ, कोई गर्भवती, और टेलीफोन जाता है 102 पर, वहाँ से हमारी एम्बुलेंस जाती है और ले करके अस्पताल में आती है। अस्पताल में हर एक जगह सुरक्षित प्रसव का उपाय है। जैसे ही होता है कि सुरक्षित प्रसव यहाँ नहीं हो पाएगा, इसमें किसी न किसी तरह का शल्य की ज़रूरत है, तुरंत उसी एम्बुलेंस से वहाँ से सदर अस्पताल या मेडिकल कॉलेज, सदर में भी मेरा शल्य क्रिया का है, शल्य द्वारा प्रसव कराने की सुविधा हो गई है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में 3-3 स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तीनों एक्सपर्ट हैं सिजेरियन करने के लिए। तो जिनका नॉर्मल नहीं होने वाला है तो उनका सिजेरियन कर करके प्रसव करा दिया जाता है। उसके बाद जो बच्चा जन्म लेता है उसके लिए मेरे यहाँ NBCC का प्रबंध है, और उसी से जुड़ा हुआ SNCU जुड़ा हुआ है सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट, जिसमें 28 दिन से नीचे के बच्चों को किसी तरह से परेशानी होती है उसमें रख करके इलाज किया जाता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी है कि उसका क्योर रेट मोर देन 90% है। जो नवजात बहुत मर जाया करते थे उसमें डालने के बाद में, उनका मृत्यु अब बहुत ही कम हो पा रही है। उम्मीद आगे वाले समय में है कि और मृत्यु दर को उसको घटाया जा सके। इसलिए सभी स्तर पर स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, और सभी सुविधाएं करीब करीब हमारे सदर अस्पताल में सोच कर करके बहुत लगता था कभी कि एक जयप्रकाश नारायण के लिए एक पहल किडनी के लिए डायलिसिस का उपाय पटना में हुआ था, और आज मेरे सदर अस्पताल में 10 बेड का डायलिसिस यूनिट काम कर रहा है, जिसमें 9 नॉर्मल है और एक जो संक्रामक रोग वाले जो जिनको किडनी का बीमारी है, जिनको अलग रख कर करके डायलिसिस करने की ज़रूरत है, वो भी मेरे पास सुविधा है। सभी का फ्री में होता है। जिनके पास भी राशन कार्ड है उनको फ्री में होता है, जिनका राशन कार्ड नहीं होता है उनको 1550 रुपये उनसे लिया जाता है। ये PPP मोड पर लगा हुआ है। यहाँ तक सुविधाएँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सदर अस्पताल तक लेवल में तक उपलब्ध हो चुकी है। और मेरे यहाँ CCU हो गया है, कार्डियक केयर यूनिट का हो गया है, ICU हो गया है, और सब सुविधा करीब करीब उसमें लोगों को दी जा रही है। जी सर, एक सवाल कि आज भारत सरकार द्वारा गरीबों के स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो जिस वर्ग के हों, कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। सर उसके बारे में विस्तार से। इसमें सर्वोपरि प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना PMJY जिसको बोलते हैं, जिसके आयुष्मान भारत कार्ड के नाम से जाना गया, 5 लाख रुपए का एक परिवार का 1 साल के लिए उसमें है, उसका कार्ड बन जाता है। और उसके द्वारा करीब करीब मुजफ्फरपुर में 37-38 अस्पताल एक्रेडिटेड है, चिन्हित हैं, जिनमें वो कार्ड लेकर के जाते हैं तो उनका कैशलेस इलाज ट्रीटमेंट, मतलब 1 पैसे भी नहीं लगता है, और उनको इलाज मुफ्त में हो जाती है। उस कार्ड के लिए केवल शर्त है कि उनका सामाजिक आर्थिक सर्वे जो हुआ था उसमें उनका नाम होना चाहिए, उनके नाम से राशन कार्ड होना चाहिए। वो राशन कार्ड का नंबर कहीं भी वसुधा केंद्र में लोग डालता है या इलाज कराने उन चिन्हित अस्पतालों में जाता है, वहाँ भी वो नंबर कार्ड का डाल करके स्कैन में, और जिस
कार्ड के जो कार्ड में ऊपर जो सबसे मालिक हैं उस घर के, उनका बायोमेट्रिक पर लेफ्ट थंब का इंप्रेशन डाला जाता है, उनका डिटेल आ जाता है, वहीं पर कार्ड प्रिंट हो जाता है और उनको बिना किसी तकलीफ का 1 पैसे खर्च हुए उनका जो इलाज होता है मुफ्त में हो जाता है। उसी तरह से गरीबों के लिए और अस्पताल में सभी जांच मुफ्त हैं और सभी तरह की दवाएं मुफ्त हैं। आज सर एक सवाल कि आप लंबे अरसे तक महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और स्वास्थ्य के प्रति आपकी एक अलग संकल्पशीलता रही है। आज यह क्षेत्र जो मुजफ्फरपुर का है, यह बाढ़ से या कई प्रकार की बीमारियों से यहाँ लोग हमेशा प्रभावित रहे, लेकिन विगत कई वर्षों से चमकी बुखार जिसको एईस, उससे यह पूरा क्षेत्र प्रभावित रहा है और यह बच्चों के लिए काफ़ी क्षति भी हुई है और लोगों जैसे ही गर्मी का मौसम आता है लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें फैलने लगती है। तो इस दिशा में सरकार द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके रोकथाम के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? ये 1995 से मुजफ्फरपुर क्षेत्र में एक बैग अधिक बुखार हो जाना, 102-103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हो जाना, साथ में देह में अकड़न आना या झटका आने लगना, ये शुरुआत हुआ था। इसमें शुरू में अवेयरनेस नहीं थी, प्रचार प्रसार बहुत कम था, जिसके चलते काफ़ी कुछ जनमान की क्षति हुई, बच्चों की मौत हुई। लेकिन आने वाला समय में धीरे धीरे कुछ वर्षों पहले से हम लोगों के यहाँ प्रचार प्रसार का ऐसा इसका हुआ और हर एक जगह पीएचसी लेवल पर 2 बेड का खोला गया एईएस वार्ड, जिसमें एसी लगा हुआ था और जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा प्रोटोकॉल बना था, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, उसके हिसाब से मानव बल और दवाएं और उपकरण सब उपलब्ध कराया गया, जिसका परिणाम हुआ कि आज के डेट में मात्र दुर्भाग्यवश 1 डेथ इस साल में हो पाई, नहीं तो कुछ नहीं हुआ। टोटल जहाँ सैकड़ों केस हुआ करते थे 66 हुआ पूरा एसकेएमसीएच में, जिसमें 42 केस मुजफ्फरपुर का है और 22 केस अन्य जिलों का है। ये प्रचार प्रसार का और सरकार का सोच का, सरकार का प्रयास का और यहाँ का सिस्टम का जो कुछ हुआ उस सिस्टम का ही देन है कि आज एईएस का कारण हम नहीं जान पाए कि एईएस क्यों हो रहा है या मेरे यहाँ ही क्यों हो रहा है, अन्य ज़िलों में क्यों नहीं हो रहा है, परंतु उसका जो प्रभाव था उस प्रभाव को बहुत मिनिमाइज करने में, बहुत हद तक कंट्रोल कर लेने में हम लोगों ने सफलता पाई है। और आने वाला समय में इसका कारण के बारे में भी शोध चल रहा है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग वैज्ञानिक, अन्य देशों के भी वैज्ञानिक आकर के यहाँ इस पर शोध किए थे, उसका पेपर आने वाला है। आवेगा तो शायद ये जो अभी स्थिति है इस स्थिति में और सुधार हम लोगों को देखने को मिले। सर मुख्य रूप से कि इस बीमारी के लक्षण के सवाल पर हम हैं कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है कि बुखार है क्या है, तो इसका लक्षण कैसे पता चले और प्रारंभिक जो उपचार होता है जिसको प्राथमिक कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज में, वो ये जो बीमारी है जिसको एईएस का नामकरण दिया गया है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिक सिंड्रोम या हिंदी में चमकी बुखार भी कहते हैं। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक रहा थोड़ा देर पहले तक, 1 बैग बुखार हो गया, बहुत तेज बुखार हो गया, साथ में झटका आने लगा या सुस्त हो गया या बेहोश हो गया, ये प्रारंभिक लक्षण उसमें होते हैं। कभी कभी देह में अकड़न होने लगती है और कारण इसमें जो मैक्सिमम जो कारण मिला है बच्चे में, किस कारण से हुआ ये तो नहीं हुआ, लेकिन जो उसका जांच हुआ उसमें पाया गया कि शुगर का लेवल, जो चीनी का लेवल जो होता है, शर्करा का लेवल, वो कम पाया गया। कुछ बच्चों में ज़्यादा में ये शुगर का लेवल कम मिला और ज़्यादा बच्चों में तो ये था, कुछ बच्चों में डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया बोलते हैं, जिसमें सोडियम पोटेशियम जो होते हैं उसका मात्रा जो है सो अनियंत्रित हो गया, कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया। ये कारण था 2। इन्फेक्टिव कारण बहुत कम मिले हैं, 1 केस अभी तक ले जेई का निकला यहाँ इस साल में, नहीं तो और बाकी सब जो था ये शुगर कम होने का, इलेक्ट्रोलाइट कम होने का, जिसमें सोडियम और पोटेशियम होता है। अगर उन बच्चों में ये नहीं पाया गया जो बच्चे अगर खा पी करके सोते थे, अच्छे परिवार के थे, जो रात में बिना खाए हुए सोने नहीं दिए, रात के खाना में जो चीनी की मात्रा, गुड़ की मात्रा दिए और जगा करके रात में देख लिए कि हमारा बच्चा रात में ठीक ठाक है कि नहीं है, उनमें ये सब लक्षण नहीं मिला या प्रारंभ में हल्का फुल्का लक्षण मिला तो प्रारंभिक उनके घर पर ही ओआरएस का घोल या चीनी खिला दिए या कुछ खिला दिए, तो इसके द्वारा वहीं पर नियंत्रित हो गया। उसके बाद भी जो बच्चा प्रारंभिक स्थिति में ही आया पकड़ में, अब पकड़ के बाद में अगल बगल के जो भी चिकित्सा का जो हमारा स्रोत था, पीएचसी था, वहाँ ले गया गया, वहाँ प्रारंभिक उपचार हुआ, वहाँ उपचार कर करके और
त्वरित कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज या सदर अस्पताल भेज दिया गया। उन बच्चों के जान जाने की खतरा बिल्कुल ही शून्य हो गई। ये प्रयास हुआ है इस बार, ये प्रयास से काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकला है। लोगों में प्रचार प्रसार के लिए आंगनवाड़ी, जीविका, स्कूल, फेयर प्राइस शॉप जो होते हैं, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार, सब लेवल में इसको प्रचार प्रसार, इंटर डिपार्टमेंटल जो होता है, कोई भी विभाग इसे अछूत नहीं था। सबों के माध्यम से खास कर करके ये सब जो मैसेज जो गया, हमारे लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ हैं, मीडिया बंधु, चाहे टीवी वाले हों, रेडियो वाले हों या प्रिंट मीडिया वाले हों, ये सब माध्यम से पब्लिक में तक गया। और इसी का परिणाम हुआ कि आज इतना सुखद स्थिति में हम लोग हैं कि AES होने के बावजूद हमारे यहाँ क्षति बहुत कम हो पाई। आप सर सदर हॉस्पिटल में CS हैं, अभी वर्तमान में वहाँ कितने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है? एक प्रतिदिन MCH से लेकर के और जनरल तक, इमरजेंसी तक लेकर करके करीब 2000 लोगों का इलाज प्रतिदिन हो रहा है, जिनको निःशुल्क दवा और सेवा दोनों मिल पा रही है। एम्बुलेंस सेवा मिल पा रही है लाने के लिए, घर तक पहुंचाने के लिए। हमारे पास में अभी हाल में 8 आया है अल्सा एडवांस लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस, और 7 मिला है बियल्सा बेसिक लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस। इन सब सहारे से मरीजों की सेवा देने में हम काफ़ी तत्पर हो हुए हैं और काफ़ी सफल हो पाए हैं लोगों को मानक सेवा देने में। और प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है। जो सरकारी तंत्र पर बहुत लोगों का विश्वास नहीं था, ये हम लोगों की सफलता है कि लोगों की विश्वास जमी है। और सरकारी अस्पताल में, चाहे मेरा PSC CSC हो या मेरा सदर अस्पताल हो, हर एक जगह मानक के हिसाब से भीड़ आ रही है और उन लोगों का इलाज करने में हम लोग सफल हो रहे हैं। दिन पर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। सर एक सवाल कि किस प्रकार के रोगियों की संख्या ज़्यादा रहती है? एक तो सीजनल जो बीमारी होती है, सर्दी खांसी का जो होता है, वो इम्यूनाइजेशन जो अभी कोविड का आया है वैक्सीनेशन के लिए, वो टेस्टिंग वाले होते हैं वो, और जो एक्सीडेंट वगैरह जो होता है, जो इमरजेंसी में जो आते हैं, वो ये सभी तरह के प्रसव, ये ऑपरेशन कराने वाले लोग सभी लोग आया कर रहे हैं। मेरे यहाँ ऑपरेशन का शल्य का भी प्रबंध हो गया है और कोई महीना बीच नहीं जा रहा कि सिजेरियन जो बच्चे का जो नॉर्मल जो डिलीवरी नहीं हो पाता है, शल्य क्रिया के जो द्वारा जो उनका प्रसव कराई जाती है वो, या हाइड्रोसिल का ऑपरेशन है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है, पाइल्स का ऑपरेशन है, बच्चेदानी निकालने की स्थिति होती है, हिस्टेक्टोमी बोलते हैं, उसका ऑपरेशन है, सभी अब शुरू हो गया है। संख्या बहुत संतोषजनक नहीं है। मेरा सतत प्रयास है कि संख्या में कैसे इसको और बढ़ाऊं। तो ये आपने सर सवाल रखा कि यह संतोषजनक नहीं है, तो इसकी बेहतरी के लिए क्या प्रयास होना चाहिए? बेहतरी के लिए मैं अपना गायनी के जो सर्जिकल जो हमारे कंसल्टेंट हैं, सर्जरी के जो कंसल्टेंट हैं और जो निश्चेतन वाले हैं, सब लोगों का मैं बीच बीच में बैठक कर रहा हूँ। कल भी मैं उनका बैठक बुलाया हूँ और बुला करके मैं करूँगा कि टारगेटेड अप्रोच, कि इससे कम मेरा नहीं होना चाहिए। किसी भी सूरत में मेरे यहाँ लाभ लेने वालों की संख्या बढ़े और आवें वो किसी भी सूरत में लौटने नहीं पाए, बिना सेवा उनको दिए हुए मैं उनको लौटाऊं नहीं। यही मेरा प्रयास है, यही मेरी प्रतिबद्धता भी। जैसा कि आपको सर अवगत है और पूरा आप ही नहीं, पूरा विश्व, पूरा जनमानस, कि विगत 2 सालों में जो कोरोना की त्रासदी को पूरे विश्व ने झेला है और आज सड़कों से लेकर गांव की गलियों का यह आलम है कि न लोगों के चेहरे पर मास्क है, न लोग, मतलब पूरी तरह लोग निश्चिंत हैं कि उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना की समाप्ति हो गई। तो क्या यह नहीं लगता है कि पूरी तरह समाप्त हो गया, या लोग इसके प्रति गंभीर नहीं है? कोरोना एक रेस्पिरेटरी जो है, जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस था, उसी तरह का वायरल डिजीज है। ये जाने वाला है नहीं, लेकिन इससे जो भय था, जो इससे नुकसान हो रहा था, ज़्यादा संख्या में लोग मरे हैं। काफ़ी लोगों ने, सबसे ज़्यादा अगर कोई लॉस सहा है तब हम सहने वाले हैं। हमारे डॉक्टर वर्ग का, ANM से लेकर करके जो भी हमारी आशा थी, हेल्थ सिस्टम से जुड़े हुए 1 लाख से ऊपर लोगों का जान गया है कोरोना में, पूरा हिंदुस्तान लेवल पर, जिसमें डॉक्टर भी थे और वहाँ से नीचे लेवल का आशा तक हमारी थी। परंतु हम लोग शुक्रगुजार हैं माननीय प्रधानमंत्री का, कि जिसके लिए हम लोग परिकल्पना भी नहीं किए थे, स्वप्न जैसा लग रहा था कि वैक्सीन भी भारत में हो पाएगा। तो भारत में वैक्सीन हुआ ही नहीं, कई तरह की वैक्सीन आई और इतनी संख्या में आई कि आज हम लोग 200 करोड़ पूरा डोज देने से भी ऊपर चले गए हैं।
तीनों डोज मिला के प्रथम खुराक, द्वितीय खुराक और बूस्टर ये तीनों मिला करके 200 करोड़ से ऊपर डोज हम लोग दे चुके हैं। मुजफ्फरपुर में मैं 64 लाख डोज दे चुका हूँ अपनी जनता को, और ये वैक्सीन का ही सबसे बड़ा देन है कि आज मास्क विहीन लोग होकर के निकल रहे हैं। केस भी कहीं कहीं है, लेकिन उससे कहीं किसी को क्षति नहीं हो रहा है, भय लोगों का समाप्त हो रहा है, और उसका जो भयावहता जो था, उसकी जो सिवियरिटी थी काफ़ी कम हो गई है। टेस्टिंग भी उसके साथ साथ जो कोविड का टेस्टिंग है, या ट्रूनेट से हो, या हमारा RT-PCR का टेस्ट हो, या रैपिड एंटीजन का टेस्ट हो, लगातार मेरे यहाँ जिला का 4000 के आसपास प्रतिदिन टेस्ट जारी है। यही कारण है कि जो भी हो रहा है वो पकड़ में आ रहा है। उन लोगों को हम लोग होम आइसोलेशन के लिए कह देते हैं कि भाई अब बहुत कम हो गया है, 1 हफ्ता के आसपास अपना थोड़ा सा और लोगों से अलग रहिए, और कुछ नहीं है। वैक्सीन में थोड़ा सा अभी शिकायत हम लोग पब्लिक से है कि चाहने के बावजूद भी मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह 32 लाख डोज मैं प्रथम खुराक दिया हूँ, उसी तरह 27 लाख डोज जो मैं सेकंड दिया हूँ, वो 27 जो है वो 32 मेरा हो जाए। जो प्रथम खुराक की जो संख्या थी वो द्वितीय खुराक की हो जाए, और करीब 3.5 लाख डोज जो मैं तृतीय जो बूस्टर डोज दिया हूँ वो भी मेरा करीब 32 लाख की तरफ हो जाए। इसी में जनमानस से, यहाँ की पब्लिक से, मुजफ्फरपुर की जनता से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि इसमें हमको सहयोग करें, ताकि मैं तीनों खुराक मिला करके करीब 95-96 लाख डोज पर पहुंच जाऊं, ताकि जितना भय लोगों को था अब भय मुक्त हो गए हैं, इससे भी ज़्यादा भय मुक्त आने वाला समय में हो जाए। कोरोना रहेगा, मेरा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। इसकी विरुलेंस जो है, इसकी गंभीरता है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अब ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सहयोग करें, सतर्क रहें, यही मेरा सुझाव होगा मुजफ्फरपुर की जनता से। सर, यहाँ की स्थिति रही है कि सरकार की योजनाएं शहर के आसपास सीमित रहता है, लेकिन जो दूर दराज जो गांव है, जो ग्रामीण क्षेत्र जहां अशिक्षा है, अंधविश्वास है, या किसी तरह के यातायात की बहुत सारी बेहतर सुविधाएं नहीं है, वहां तक लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। जिस प्रकार पोलियो अभियान घर घर तक जो जुड़ी हुई कार्यकर्ताएं थी, द्वार पर जाके सारी चीज़ों को उपलब्ध, आपको ऐसा नहीं लगता कि कोरोना को लेकर भी एक इस ढंग का चलाना चाहिए कि लोग गांव-गांव हर घर में उनको कोरोना का वैक्सीन देने की योजना चले? या नहीं हो कि सेंटर पर हम अपने को केंद्रित करें, सेंट्रलाइज करें कि लोग सेंटर पर आएँ, इतनी सुविधाएं? आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसको और सफल बनाने के लिए हम द्वार तक कार्यकर्ताओं के माध्यम से लेकर जाएँ? ये कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बहुत अच्छा प्रश्न आपका रहा। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हम लोग इंटर डिपार्टमेंटल इंटरेक्शन करके हम लोग प्रयास किए हैं कि स्कूल तक, टोला तक, मोहल्ला तक लोगों को वैक्सीनेट करने का, जहाँ भी हमारे छूटे हुए हैं उनका सर्वे करके, कहाँ पर हमारे ज़्यादा छूटे हुए हैं उनको टारगेट करके वहाँ पर हम साइट बनाए हैं और खोज करके दे रहे हैं, और आगे भी मेरा अभियान जारी रहेगा। इसमें मैं प्रचार प्रसार के लिए जीविका, आंगनवाड़ी की सेविका, सहायिका, आशा, ANM और जो लोग भी हम लोगों के सपोर्ट करने वाले सब का सहयोग हम लोग ले रहे हैं। इसके लिए हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके DM साहब के मार्गदर्शन में, DM साहब के नेतृत्व में सभी विभाग से इंटर डिपार्टमेंटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, जिसमें जीविका ब्लॉक लेवल से जुड़ी हुई थी, आंगनवाड़ी जुड़े हुए थे लोग, वहाँ के वीडियो जुड़े हुए थे, शिक्षा विभाग के